9,000 की फ़ौज में से सिर्फ 3,000 मुजाहिदीन जसर के मैदान से ज़िंदा बच सके। फ़ारिस की मलका बुरानदख्त का इंतकाम हौलनाक था, क्योंकि मुसलमानों के सलार आला अबू उबैद सकफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने भाई हकम सकफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह और अपने 3 बेटों वहब, मालिक और जबर के साथ जंग जसर में शहीद हो गए, जबकि बाएँ दस्तों पर मौजूद मुसलमान जर्नैल सुलैत बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु भी जाम शहादत नोश फरमा चुके थे। हज़रत मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सबसे बड़ा मसला उन 3,000 ज़ख्मी मुजाहिदीन को बचाकर दूर ले जाना था, ताकि फ़ारसियों के ताक़ुब से बच सके। जसर से चलकर वो बड़ी तेज़ी के साथ हीरा पहुँचे। अगली सुबह हीरा से कुछ दूर एक मकाम अलीस पहुँच गए। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु को ये ख़तरा परेशान कर रहा था कि फ़ारसी ताक़ुब में ज़रूर आएंगे। आर्जी तौर पर मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर पुल तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बरक्स फ़ारसी जर्नैल बहमन जादविया, जाबान और जालीनूस को ताक़ब की होश ही न थी। हुआ यूँ कि जिस वक्त बहमन जादविया मुसलमानों के ताक़ब का हुक्म दे रहा था, उसी वक्त मदाइन से चला हुआ उसका एक जासूस ऐन मैदान जंग में उसके पास पहुँचा और इतला दी कि मलका बुरानदख्त के मंजूर नज़र जर्नैल रुस्तम फ़र्रुख़ज़ाद और दूसरे जर्नैल 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक गिरोह रुस्तम का हामी है और दूसरा फ़िरोज़ान का। बहमन जादविया फ़ौरी तौर पर जालीनूस और अपनी फ़ौज के साथ वापसी मदाइन की तरफ पलटा, लेकिन आने से पहले उसने जर्नैल जाबान को कुछ दस्ते देकर मुसलमानों के ताक़ुब में रवाना कर दिया। जाबान ने फ़ौरी तौर पर टूटा हुआ पुल तामीर करवाया, इसलिए ये ताक़ुब 1 दिन और 1 रात के बाद शुरू हुआ। उधर अलीस के मुकामी लोगों ने ही मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर दी कि फ़ारसियों की फ़ौज आ रही है। अलीस मुसलमानों के फ़तह किए हुए इलाकों में शामिल था। कबल अज़ वक्त इतला मिलते ही मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन को तैयार करके रास्ते के दोनों तरफ फैला दिया, जिस रास्ते जाबान की फ़ौज के दस्ते आ रहे थे। जाबान फंदे में आ गया। उसके दस्तों पर दोनों तरफ से हमला हो गया। हमला इतना अचानक और शदीद था कि फ़ारसी दस्तों को जंगी तरतीब में आने या अपना दिफा करने की मोहलत ही नहीं मिल सकी। मुजाहिदीन ने अपनी शिकस्त का इंतकाम यूँ लिया कि किसी एक को भी ज़िंदा न छोड़ा। जाबान, जो एक पिछले मार्के में मुसलमानों के हाथों बच गया था, ज़िंदा पकड़ा गया और मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। उनके हुक्म पर इसका सर उतार दिया गया। उसके बाद मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु अलीस के किले में वापस चले गए। दूसरी तरफ जसर में शिकस्त की खबर सबसे पहले अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचाई, जो मैदान जंग से भागकर वहाँ पहुँचा था। उसी दौरान हज़रत मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु का भेजा हुआ कासद भी तफसील लेकर उनके पास पहुँच गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन पर एक ही बात सवार थी कि किस तरह इस शिकस्त को फ़तह में बदलना है। उन्होंने करीबी कबाइल के तमाम सरदारों को पैगाम भेजा और फौरी तौर पर कमक का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। बनु तमीम का सरदार इब्ने माबद 1,000 मुजाहिदीन लेकर हाजिर हुआ। कबीला अज़द का सरदार मोहनिफ 700 घोड़सवार के साथ हाजिर हुआ। हातम ताई का बेटा सबसे ज़्यादा घोड़सवार और प्यादा फौज लेके आया, लेकिन किसी भी मौरख ने उसकी सही तादाद नहीं लिखी। कबीला रुबाब, बनु कनाना, बनु हंजला और बनु हम्बा ने भी बड़े जैश इकट्ठे कर दिए। उनकी भी वाज़ेह तादाद किसी भी मुस्तनद किताब में नहीं लिखी गई। बनु बजीला का सरदार जुरैर बिन अब्दुल्ला बजली 2,000 के करीब सवार और प्यादे लेकर हाजिर हुआ। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2 ईसाई कबाइल बनु नमर और बनु तगलब के भी 2 सरदार सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पहुँचे। एक का नाम अनस बिन हलाल था और दूसरा इब्ने मरवा। ये बेशुमार कमक अराक के महाज को रवाना कर दी गई। उधर मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सरहदी कबीले की तरफ अपने आदमी भेजकर अच्छी खासी तादाद में फ़ौज इकट्ठी कर ली थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब कमक महाज को जा रही थी, तो जो आदमी जसर के मार्के से भाग आए और नदामत से इधर उधर छुपे हुए थे, वो भी बाहर आए और कमक के पीछे चल पड़े। उनकी तादाद 1,000 से ज़्यादा और 2,000 से कम बताई जाती है।
دوسری طرف فارسی جرنیل مدائن میں اپنے اختلافات ختم کرنے میں مصروف تھے اور ملکہ براندخت جسر میں مسلمانوں کی پہلی شکست کے بعد فارس کی گرتی ساکھ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ملکہ براندخت چونکہ محب وطن تھی، اس لیے جرنیلوں میں اختلافات ختم کرنے کے لیے اس نے تمام جنگی فیصلے اپنے جرنیلوں پر چھوڑ دیے۔ یہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں ایک فارسی لڑکی زمرد علیس کے قلعے کے باہر ایک زخمی مجاہد کے ساتھ پہنچی تھی۔ جب ان کو مسنا رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو مجاہد کو پہچان لیا گیا۔ یہ شہید ابو عبید ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبیلے کا کم عمر لیکن مشہور شاہ سوار صہیب ثقفی تھا۔ وہ مسلمانوں کو جسر کی جنگ میں دریا پار کروانے کے دوران فارسیوں سے بے جگری سے لڑا تھا اور زخمی ہو کر گر گیا۔ صہیب ثقفی نے فارسیوں کے پنجے سے بارسما کی جنگ کے بعد اس لڑکی کو بچایا تھا۔ جسر کے میدان میں لڑکی کو وہ ملا اور وہ اسے اٹھا کر قلعہ علیس لے آئی۔ بعد ازاں اس لڑکی جس کا نام زمرد تھا نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے مشہور جاسوس اشر بن وسامہ کو بلایا۔ یہ تجربہ کار جاسوس تھا جو ایک بار مدائن میں پاگل کے روپ میں اور دوسری بار یہودی پیشوا کے روپ میں گیا اور بڑی اہم خبریں نکال لایا تھا۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے اسے ایک مرتبہ پھر مدائن کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف مدائن میں ملکہ براندخت کو اپنے جاسوسوں سے یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر صباح کے مقام پر جمع ہو گیا ہے۔ براندخت نے رستم اور باقی جرنیلوں کو بلایا اور ان سب نے فیصلہ کیا کہ اس بار لشکر کی کمان مہران حمدانی کو دی جائے۔ مہران حمدانی عربوں کے لڑنے کے طریقے سے واقف تھا۔ وہ اپنا لشکر لے کر مدائن سے نکلا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے گھڑ سواروں کی تعداد 12,000 سے اوپر تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں لکھی گئی ہے۔ مسلمان جاسوس اشر بن وسامہ عقاب کی طرح اڑتا ہوا واپس مسنا رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں دشمن کی آمد کی اطلاع دی۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو صباح کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ شمال مغرب کی طرف دریائے فرات والے کنارے پر بویب کے مقام کو بہتر سمجھا اور وہیں پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ تقریباً اسی جگہ ہے جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد مدائن کی فوج بویب کے مقابل کنارے پر پہنچ گئی۔ مہران حمدانی نے اپنا قاصد کشتی کے ذریعے مسلمانوں کی طرف بھیجا کہ دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم آ جائیں۔ مسنا رضی اللہ عنہ کے سامنے جنگ جسر کی مثال موجود تھی۔ انہوں نے فرمایا تم ہی آؤ اور اپنے کمانڈر سے کہنا کہ جب تک وہ پوری طرح دریا عبور نہ کر لیں گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگی ترتیب میں کھڑا کیا۔ قلب کے دستے اپنی کمان میں رکھے، دائیں پہلو کے دستوں کو مظہور جبکہ بائیں پہلو کے دستے کی کمان نصیر کو دی۔ پیادہ دستوں کا سالار اپنے بھائی مسعود بن حارثہ شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور سوار دستوں کا سالار عاصم بن عمرو کو مقرر فرمایا۔ محفوظہ کی کمان اسما کو دی۔ سارا دن شام تک فارس کی فوج دریا پار کر کے گزرتی رہی اور جنگی ترتیب میں آتی رہی۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر سامنے تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1/3 تھی۔ مسنا رضی اللہ عنہ کے حکم پر اور مجاہدین کی رضامندی سے تمام کے تمام لشکر نے روزہ افطار کر لیا تاکہ گمسان کی جنگ میں کمزوری غالب نہ آ سکے۔ فارس کی فوج بھی جنگی ترتیب میں آ چکی تھی۔ وہ 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ دائیں دستوں کا سالار بہمن جادویہ تھا جس نے جسر کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست دی تھی، جبکہ بائیں دستوں پر ربیہ بن حارث موجود تھا جو کہ سلطنت فارس میں عراق صوبے کا گورنر تھا۔ ان کے پیچھے محفوظہ کے دستے تھے اور سب سے آگے ہاتھی کی تار میں کھڑے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے مسنا رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پہلی تکبیر پر ہی فارسیوں کا قلب حرکت میں آ گیا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مسنا رضی اللہ عنہ کے تیسرے نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی مسلمانوں نے فارسیوں کے آتے حملے کو روک لیا۔
बड़ा ही गुमसान का रन पड़ा। मुसलमानों ने हाथियों के हौदे की रस्सियां काट दी और इन्हें ज़ख्मी कर दिया। वो अपनी और दुश्मन की फ़ौज की तमीज़ किए बगैर भागते हुए मैदान जंग से निकल गए। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 ईसाई सरदारों अनस बिन हलाल और इब्ने मरवा को अपने अपने दस्तों के साथ लेकर दुश्मन के कल्ब के महफूजा दस्तों पर हमला कर दिया। इनका निशाना आतिश परस्तों का सालार आला महरान हमदानी था। हमला बहुत शदीद था, लेकिन महरान के गिर्द घोड़सवारों और मुहाफ़िज़ों का किले जैसा हिसार था। हिसार तो ना टूट सका, लेकिन इसे धकेलते हुए फारसियों के दाएं पहलू के पास ले गए। फारसियों के दाएं पहलू की तरतीब टूट चुकी थी। गुमसान की जंग हुई और गर्द इतनी उड़ी कि ये पता चलना मुश्किल था कि किसको बालादस्ती हासिल है। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को पीछे हटाकर सूरत हाल का अंदाज़ा करना चाहा। पता चला कि फ़ारसियों का दायां पहलू बेतरतीब हो गया है और उनका कल्ब दोबारा से तरतीब में आने की कोशिश में है। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ारसियों के दोनों पहलुओं पर फिर से हमला करा दिया। फ़ारसियों का दायां पहलू, जो पहले ही बेतरतीबी की हालत में था, वो पसपा होकर दरिया में मौजूद कश्तियों के पुल के ज़रिए भागने लगा। मुसलमान उन दस्तों को धकेलते हुए दरिया के किनारे तक ले गए। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु अपने महफूजा के सवारों को पहले ही हुक्म दे चुके थे कि पुल का रास्ता रोक लो और किसी को भागने का मौका ना दो। मैदान जंग काफ़ी तंग हो चुका था और फ़ारसी पसपा होते दरिया तक पहुंच चुके थे, लेकिन फ़ारसियों का परचम अभी बुलंद था। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों से कल्ब के किला नुमा दस्तों पर ज़ोरदार हमले कराए। अहले फ़ारस के कल्ब के दस्ते दरिया के किनारे तक पसपा तो हुए, लेकिन कमाल महारत से उन्होंने अपनी तरतीब कायम रखी। ये उनकी आला तरीन तरबियत याफ्ता फ़ौज थी। बिन हासा शेबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फ़ारसियों के दस्तों में जा घुसे और इतनी बेजिगरी से लड़े कि उनके अपने लोग उनकी हैबत से डर गए। इसी दौरान 2 गहरे ज़ख्म आए और वो शहादत के रुतबे पर सरफराज हुए। फ़ारसियों के बाएं दस्तों का सलार रबिया बिन हारिस भी कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ कबीला बनु नमर के ईसाई सरदार अनस बिन हलाल नुमैरी दम तोड़ गए। इतने में महरान हमदानी का परचम गिर पड़ा और साथ ही एक ललकार सुनाई दी, मैंने अजम के सालार को कत्ल कर दिया। लेकिन फ़ारसियों ने अपना परचम फिर से बुलंद कर दिया। सुहेब सकफ़ी, जिसे किला अलीस में फ़ारसी लड़की ज़मुर जंगे जसर के मैदान से उठाकर लाई थी, वो आगे बढ़ा और परचम उठाए फ़ारसी को कत्ल करके उसका झंडा लाकर मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वो फ़ारस की मुंतशिर फ़ौज का कत्लेआम था। मोहम्मद हसनैन हिकल ने अपने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि तकरीबन 1 लाख फ़ारसी, जिनमें उनके सालार और अफसर भी शामिल थे, मारे गए थे। आतिश परस्तों की फ़ौज में से शायद ही कोई ज़िंदा बचा हो। शहीदों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि माल गनीमत का काम एक ही दिन में ख़त्म किया जाए और खमस यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा उमरू बिन अब्दुल मसीह की क़यादत में मदीना रवाना कर दिया। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु की यह जल्दी बड़ी अजीब लग रही थी। मुसना रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद और अपने पहलू के खुले ज़ख्म के बावजूद आराम करने का नहीं सोच रहे थे। उन्होंने एक और हुक्म दिया कि सारी ख़वातीन को हीरा भेज दिया जाए और बिना आराम किए अब लश्कर की अगली मंजिल साबात होगी, जो मदाइन के करीब आखिरी किला है।